नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। इलेक्शंस टेक्स प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं। किसी कंट्री में 4 साल बाद होते हैं, किसी कंट्री में 5 साल बाद होते हैं। वी नोटेड इन चैप्टर 1 दैट देयर आर more than 100 countries in the world in which elections takes place to choose people representatives। हम इलेक्शंस क्यों करते हैं? ताकि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन सकें और वही जाके गवर्नमेंट में आगे नेता वेता बनते हैं और डिसीजन लेते हैं। अब इलेक्शंस होते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में, लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं है। जैसे आपने मैक्सिको का पढ़ा था PRI वाला केस, और एक आपने चाइना का पढ़ा कम्युनिस्ट पार्टी का। वहाँ पे इलेक्शन नाम के लिए होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन आता है व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। ये इंपॉर्टेंट है और यही हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब कहता है एक आप सिचुएशन इमेजिन करो जब इलेक्शन नहीं होता। चलो बुक का तो छोड़ो, हम अगर अपनी लोकेलिटी का ही देखें, हम अपना कोई एरिया ले लें, मान लो अशोक विहार का एरिया ले लें। अशोक विहार में जितने लोग रहते हैं एडल्ट्स, क्या वो सारे एक जगह इकट्ठे होकर डिसीजन ले सकते हैं? पूरी कंट्री या पूरी स्टेट का तो छोड़ो, वो अशोक विहार के बारे में भी इकट्ठे होकर अकेला डिसीजन नहीं ले सकते। क्यों? कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। और पहली बात तो यह कि इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो ही नहीं सकते। तो कहने का मतलब है कि कोई भी इतने सारे लोग, किसी भी कंट्री के लोग एडल्ट्स लाखों करोड़ों में होते हैं, वो एक जगह इकट्ठे होकर कोई डिसीजन नहीं ले सकते। इसलिए हमें इलेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। A rule of the people is possible without any election if all the people can sit together every day and take all decision। कहता है जो रूल है लोगों का वो पॉसिबल है विदाउट एनी इलेक्शन। इलेक्शन नहीं हो रहे, फिर भी आपको डेमोक्रेसी चाहिए, रूल ऑफ पीपल चाहिए। वो तभी पॉसिबल है अगर सारे लोग एक जगह इकट्ठे हों और वो डिसीजन लें। बट चैप्टर 2 में क्या ये लार्ज कम्युनिटी में पॉसिबल है? चैप्टर 2 में आपने पढ़ा नहीं पॉसिबल। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरी वन टू हैव द टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजन। पहली बात है कि ना तो वो इकट्ठे हो सकते हैं हर दिन, तो महीने में एक बार कहो ना, वो तब भी नहीं इकट्ठे हो सकते। इतने सारे लोगों का इकट्ठा होना पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो ना उनके पास टाइम है और ना उनको इतना नॉलेज है कि वो डिसीजन ले पाए। देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेसी पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो रूल करते हैं थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी इलेक्शन में जिनको हम चुनते हैं ना, जो जीत जाते हैं, उनको रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, नेता। ओके, और फिर इन नेताओं को हम कैसे चुन सकते हैं? थ्रू इलेक्शन। तो इसलिए इलेक्शन ज़रूरी है। अब क्वेश्चन है कि इलेक्शन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डेमोक्रेसी में ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही लोकेलिटी के या एक ही कंट्री के लोग रोज़ एक जगह इकट्ठा हों और डिसीजन लें। ना तो उनके पास टाइम है, ना उनके पास नॉलेज है ये काम करने की। तो इसीलिए जो डेमोक्रेसी वर्क करती है वो थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स करती है। लेकिन उन रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने चुनना है। हम कैसे चुने? वो सिर्फ थ्रू इलेक्शंस ही चुने जा सकते हैं। इसीलिए इलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इज़ देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन? अब वो कह रहा है कि बिना इलेक्शन के क्या तुम इन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकते हो? कहता है एक सोचो, जहाँ रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट होते हैं एज और एक्सपीरियंस के बेस में या एजुकेशन और नॉलेज के बेस पे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देयर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस एंड नॉलेजेबल। अब जैसे आप एक जॉब के लिए जाते हो, आपकी इतनी नॉलेज होनी चाहिए, आपका इसमें स्किल होना चाहिए। अब इसमें अगर कोई है मिनिस्टर तो भाई उसे नॉलेज होनी चाहिए। किसी को कम नॉलेज है, किसी को ज़्यादा नॉलेज है। ये तो एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है ना, आप कुछ नहीं कह सकते कि कौन ज़्यादा समझदार है और कौन कम। लेकिन ये इस डिफ़िकल्टी को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इलेक्शंस के थ्रू। हाउ कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी? हाउ डू वी फाइंड आउट इफ़ पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट? चलो आपने एक बार चुन लिया, ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता है कि वो पसंद आएंगे, आगे लोगों को पसंद आएंगे या नहीं आएंगे? हाउ डू यू मेक श्योर दैट दोज who the people don't like do not remain their representative? This require a mechanism by which people can choose their representative at regular intervals and change them if they wish to do so. This mechanism is called election.
इलेक्शंस आर कंसिडर्ड एसेंशियल इन आवर टाइम्स फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब आगे ये कह रहा है, पहले हमने डिस्कस किया कि भाई रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनना है, राइट। रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनना है तो वो हम इलेक्शन के थ्रू ही चुन सकते हैं। लेकिन मान लो मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया, मेरे हिसाब में से वो नॉलेजेबल था, लेकिन जब वो पावर में आया मुझे उसके काम करने के तरीके से लगा कि मैंने गलत को चुन लिया, राइट। इसको तो इतनी नॉलेज है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, वो हमेशा वही रहेगा। कभी कभी पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव्स भी अनपॉपुलर हो जाते हैं, लोग उन्हें रिमूव करना चाहते हैं। तो इसलिए सिर्फ इलेक्शन ही नहीं चाहिए हमें, इलेक्शन एट रेगुलर इंटरवल्स चाहिए। मतलब एक टाइम पीरियड हम फिक्स कर लें, उसके बाद इलेक्शन होना ही चाहिए, ताकि अगर जो हमने रिप्रेजेंटेटिव्स चुने हैं उसमें हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम उनको रिमूव कर सकें। ओके, एक तानाशाही ना बने, डिक्टेटरशिप ना बने, क्योंकि एक बार आपने जिसको चुन दिया और उसको लगेगा कि दोबारा तो इलेक्शन होंगे नहीं, मैं तो हमेशा के लिए बन गया, तो ऐसी भी डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। तो हमें इलेक्शंस चाहिए और एट रेगुलर इंटरवल्स चाहिए, ताकि जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हम चुनते हैं वो अच्छे से काम कर सके, वो डिक्टेटरशिप ना बन सके, डेमोक्रेसी ही रह सके। इन एन इलेक्शन वोटर्स में मैनी चॉइसेस, वोटर्स के पास बहुत सारी चॉइसेस है, ये भी आ सकता है। दे चूज हु विल मेक लॉ फॉर देम, यानी पार्लियामेंट में कौन बैठेगा, हम लोग वो चुनते हैं। हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन, कौन गवर्नमेंट में बैठेगा और मेजर डिसीजन लेगा, कौन जो है पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की गाइड करेगा और लॉ मेकिंग करेगा। कहने का मतलब है हम नेता चुनेंगे और पार्लियामेंट में भेज देंगे। अब पार्लियामेंट में जिसकी गवर्नमेंट होगी, जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी, जैसे एट प्रेजेंट बीजेपी की है, लेकिन सारे नेता बीजेपी के थोड़ी हैं, अपोजिशन पार्टी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, जो बीजेपी के अगेंस्ट है वो नेता भी हैं। टोटल लोकसभा में वो सारे हमने भेज दिए। फिर गवर्नमेंट कौन बनाएगा, मेजर डिसीजन कौन बनेगा, जो जिस पार्टी को मेजोरिटी मिली है, बीजेपी एट प्रेजेंट और उसके एलाइज, फिर वही पॉलिसीज़ बनाएगी और लॉ बनाएगी। ठीक है ना। तो ये सारा काम नेता को हम चुन के भेजते हैं, सारे नेताओं को, और उन्हीं नेता में से फिर गवर्नमेंट बनाते हैं। और जो गवर्नमेंट बनाते हैं ना, जैसे बीजेपी है, बीजेपी की भी सारे नेता गवर्नमेंट में नहीं है। देखो कुछ मिनिस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियोज अलॉटेड है, जैसे निर्मला सीतारमण को फाइनेंस का पोर्टफोलियो अलॉटेड है, नरेंद्र तोमर को कृषि का, एग्रीकल्चर का पोर्टफोलियो, तो सारे नेता भी नहीं है। तो अब कौन पॉलिसी बनाते हैं, कौन गाइड करते हैं, कौन चलाते हैं, ये सारा 3 पॉइंट ऐसे लिखे हैं। तो ये वोटर्स के पास ये चॉइस होती है। नेक्स्ट है व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। अब इलेक्शन किस वजह से डेमोक्रेटिक होते हैं। आपने चाइना और पीआरआई का केस पढ़ा है ना, इलेक्शन तो होते हैं लेकिन वहाँ पे वो बायस्ड होते हैं, लोगों के पास कोई चॉइसेस नहीं होती। तो इसलिए ये इलेक्शन कैसे डेमोक्रेटिक है वो जानना जरूरी है। इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज, अलग अलग तरह से इलेक्शन हो सकते हैं। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शन, सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज इलेक्शन करवाती हैं, लेकिन बहुत सारी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री भी इलेक्शंस करवाती हैं। तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को दूसरे इलेक्शंस से। तो इनडायरेक्ट वे में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एक ये आ सकता है व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, और एक ये हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन एनी फ्रॉम एनी अदर इलेक्शंस। ओके, अब इसमें वही ये कह रहा है इलेक्शंस हमने पढ़ लिए। ओके, अब देखो क्या कहा है। पहला, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, हर एक को अधिकार है कि वो चूज कर सके। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव वन वैल्यू, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हमारी कंट्री में रूल है कि 18 साल से जो भी ऊपर है, कुछ कंडीशंस में छोड़ के, जैसे वो क्रिमिनल है, कुछ प्रॉब्लम है, एनआरआई है, तो कुछ कंडीशंस में छोड़ के जो भी इंडिया का इंडियन है, रेजिडेंट है, इंडियन, उसके पास सिटीजनशिप है और वो 18 साल से ऊपर है, तो उसको वोट देने का अधिकार है। अब चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, और एक वोट की एक ही वैल्यू मानी जाएगी। ये नहीं कि अमीर का वोट आ गया तो हम उसे 2 वोट काउंट कर लेंगे, गरीब का आ गया तो हम उसे 1 करेंगे, नहीं। पहला जो है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट है। सेकंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम।
यानी अगर इलेक्शन होते हैं, जैसे चाइना का केस था, बस कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूव्ड कैंडिडेट ही इलेक्शन लड़ते थे, तो लोगों के पास तो चॉइस है ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता वो इलेक्शन देने वोट करने जाए या ना जाए। तो चूज पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास ऑप्शन होने चाहिए। पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू वोटर्स। और सबको, आपको जैसे वोट देने का अधिकार है, कुछ इलेक्शंस के लिए क्राइटेरिया है, अगर वो सेटिस्फाई करते हैं ना, जैसे आपकी एज इतनी होनी चाहिए, आप इंडिया का रेजिडेंट होने चाहिए, सिटीजनशिप होनी चाहिए, अगर आप वो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो आपको इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार है, आपको कोई इलेक्शन लड़ने से भी रोक नहीं सकता। तो जब कोई भी जाके इलेक्शन लड़ सकता है तो आपको चॉइसेस भी मिल जाती हैं, लोगों को चॉइसेस मिल जाती हैं, और दूसरा आप चाहें तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। तीसरा पॉइंट क्या है कि चॉइस जो है रेगुलर, मतलब चाहे 5 साल बाद हो, चाहे 4 साल बाद हो, फ्यू ईयर्स बाद इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा, कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड बी इलेक्टेड। जो लोग जिसे चाहते हैं वही इलेक्ट हो, मतलब कि फ्री और फेयर मैनर में होना चाहिए। जो चौथा और पांचवा पॉइंट है ऑलमोस्ट सेम है कि कोई भी धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिए। जब आप किसी नेता को चुनना चाहते हो तो वही नेता को वोट मिले, वही आए। कभी कभी इलेक्शंस में गड़बड़ी होती है और थ्रू पैसा पावर गलत लोग इलेक्शन जीत जाते हैं, लोग जिनको नहीं चाहते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, आप ये 5 पॉइंट याद करेंगे। दीज माइट टू लुक लाइक वेरी सिंपल एंड ईजी कंडीशन, कहता है दिखती है ये बहुत सिंपल ईजी है, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत सारी कंट्रीज़ में ये फुलफिल्ड नहीं होती, तो आप आगे ये पढ़ेंगे। बहुत सारी कंट्रीज़ में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते। अबे इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। अब ये पॉलिटिकल कंपटीशन होता है। पॉलिटिकल कंपटीशन मतलब क्या, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बीजेपी, कांग्रेस। अब तुम देखो अगर इलेक्शन के दौरान कैसे एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, इसने ये नहीं किया, इसने ऐसे किया, है ना। तो वो सारा पॉलिटिकल कंपटीशन होता है। तो क्या ये कंट्री के लिए अच्छा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इलेक्शंस आर थस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। इलेक्शंस होते हैं तो वो क्या है, पॉलिटिकल कंपटीशन ही है। दिस कंपटीशन टेक्स वेरियस फॉर्म्स, अलग अलग तरह की फॉर्म लेता है ये। द मोस्ट ऑब्वियस इज द कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपटीशन होता है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस। इंडिपेंडेंट, मैं चाहूँ ना आज तो मैं भी किसी पार्टी में ना जाके वैसे ही इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ सकती हूँ, लेकिन इंडिपेंडेंट को ना लोग इतना जानते नहीं है, मेन पार्टीज को जानते हैं, वो कैंडिडेट का नाम भी नहीं जानते होंगे। बीजेपी दिखा, बीजेपी को वोट करना है तो उसी कैंडिडेट पे बीजेपी देख के अपना कर देते हैं, वोट दे देते हैं उसको। कांग्रेस को देना है तो कांग्रेस को दे देते हैं। At the constituency level, it is take from the competition among several candidates. If there is no such competition, election will become pointless. यानी अगर चॉइस ही नहीं है तो इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। अब ये है कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे। कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल क्या होती है, जैसे किसी स्टेट के इलेक्शंस होते हैं ना, तो छोटे छोटे एरियाज बढ़ जाते हैं। नेशनल में तो बड़ी होती हैं, लेकिन स्टेट लेवल पे ये एरियाज छोटे छोटे होते हैं। तो अलग अलग, अब जैसे दिल्ली का इलेक्शन होगा तो दिल्ली में टोटल जितने एरियाज में डिवाइड होगा ना, जितनी भी टोटल सीट्स होती हैं, दिल्ली का छोड़ो, अभी तुमने हरियाणा का पढ़ा, 90 सीट्स में से 76 ले गया था ना वो, तो टोटल कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी हरियाणा में, 90। तो ऐसे एरिया डिवाइड होते हैं। बट इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। अब आप ये पढ़ोगे क्या कॉम्पिटिशन सही है या नहीं है। इलेक्टोरल कंपटीशन में बहुत सारी डीमेरिट्स हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन बनेगा मेरिट्स और डीमेरिट्स का। इसका आंसर तो आप खुद ही ढूंढो कि पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छा है या नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ बनता है मेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन या इलेक्शन, या डीमेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन या इलेक्शन। यहाँ से अब हम पढ़ेंगे।